पिछली वीडियो की तरह प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके। सो लेकिन अगर आपको 4 साल खाने के बाद में फिर वो दवाई फिर खानी पड़ रही है, कंटिन्यूस खानी पड़ रही है, तो वो क्योर कैसे हो गया? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, पिछली वीडियो में हमारा जो है शुगर का हमने साइड इफेक्ट बताए थे शुगर वाली दवाई के। और जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड, विल्डाग्लिप्टिन और पायोग्लिटाजोन और डेपाग्लिफ्लाजिन, ये जो है 4-5 मेडिसिन का मैंने जो है पिछली वीडियो में साइड इफेक्ट बताया था। लेकिन अब सारी वीडियो एक वीडियो में सब कवर नहीं हो पाया, तो अभी मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। कुछ मेडिसिन उसमें रह गई थी और पेशेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर इंसुलिन के साइड इफेक्ट नहीं बताए, है ना? तो इंसुलिन भी रह रहा था और भी 2-3 मेडिसिन थी, क्लास थी एक तरीके से उनकी मेडिसिन की। तो वो आज की वीडियो हम कवर कर लेते हैं। ओके। साइड इफेक्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, साइड इफेक्ट जो है किसी भी मेडिसिन के, वो साइड इफेक्ट एक लिमिट के बाद ही आते हैं। मतलब आप डेली रेगुलर यूज बेस पे करते हो, जैसे पेशेंट 4-4 साल 5-5 साल अगर दवाई खाता है तभी उसके साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना? अगर खाली एक दवाई एक दिन खाई दवाई या 2 दिन मेडिसिन खाई तो साइड इफेक्ट नहीं आता है उसका। ओके। तो 1-2 दिन में कोई दवाई के ऐसे साइड इफेक्ट नहीं, खासतौर पर शुगर वाली मेडिसिन के तो 2 दिन में साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है? तो एक पेशेंट का कमेंट भी था कि जो है कि साइड इफेक्ट कह रहे, हाँ, जहां पर साइड इफेक्ट है वहीं तो इफेक्ट होंगे। तो बात तो बिल्कुल ठीक है भैया, साइड इफेक्ट होंगे तो इफेक्ट भी होंगे। ओके। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को कि इफेक्ट ज्यादा है, साइड इफेक्ट कम है, ठीक है? इफेक्टिव मेडिसिन हैं एलोपैथिक की, लेकिन साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है। हम आज का तो फायदा देख लेते हैं, आज तो हमारी शुगर बढ़ रही है तो कंट्रोल हो जाएगी चलो दवाई से, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा जो है वो नुकसान ही करना है उसको, ठीक है? इस चीज को कोई पेशेंट सोचते नहीं है, उनको तो बस आज की का छुटकारा चाहिए। ओके। तो आज के छुटकारे की वजह से जो है मेडिसिन ले ली जाती है। परहेज करने का कोई मतलब है नहीं पेशेंट्स का। पेशेंट परहेज नहीं करते, वही पेशेंट तो मेडिसिन पे जाते हैं। जो पेशेंट परहेज करें शुरू से, जब आपको डायग्नोस हुआ शुगर, सबसे पहली समस्या क्या है? जब आपको डायग्नोस हुआ शुगर, उस टाइम पे तुरंत परहेज करना शुरू करना चाहिए पेशेंट को। रिस्ट्रिक्टली परहेज करना चाहिए, रेस्ट्रिक्टली, ठीक है ना? लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद में प्री डायबिटिक भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर तुरंत दवाई लिख देते हैं और पेशेंट ऑन मेडिसिन पहुंच जाता है। मैं समझता हूँ 10% पेशेंट ही ऐसे होंगे जिनको शुगर डायग्नोस हुई है और वो डाइट कंट्रोल पर गए हैं, ठीक है? 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनको शुगर डायग्नोस हुई है और वो तुरंत मेडिसिन पर गए हैं। ओके। अब तुरंत मेडिसिन पे गए तो अब मेडिसिन का खेल शुरू हो जाता है। मेडिसिन में समस्या क्या है? देखिए, कोई भी ये क्या कहते हैं, एंटी डायबिटिक मेडिसिन या कोई भी शुगर की कोई भी दवाई, वो शुगर का क्योर नहीं है। क्योर तब होता है जब आप एक दवाई खा लेते, चलो उसका कोर्स होता है, मान लिया 1 साल खा ली, 2 साल खा ली, 2 साल का कोर्स मान लो, 4 साल का कोर्स मान लो, तो 4 साल बाद में पेशेंट को दवाई खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? तब उस मेडिसिन का को मेडिसिन मान सकते हो। लेकिन अगर आपको 4 साल खाने के बाद में फिर वो दवाई फिर खानी पड़ रही है, कंटिन्यूस खानी पड़ रही है, तो वो क्योर कैसे हो गया? ठीक। पेशेंट 4 साल 5 साल बाद भी दवाई खा रहे हैं, 10 साल बाद भी खा रहे हैं, 20 साल के पेशेंट आ रहे हैं, 20 साल दवाई खाने के बाद में पेशेंट आ रहे हैं। अब बताओ, 20 साल में आपने मेडिसिन खाई है तो आपने तो केस बिगड़ गया ना आपका। तो अब आपका केस बिगड़ा हुआ है, ठीक है, 20 ईयर मेडिसिन खाने के बाद में। अब उसके बाद परहेज भी काम नहीं करेगा, मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। ओके। तो ये भी समस्या है। तो इसीलिए जो परहेज का सीन है, परहेज का सीन ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में जब डायग्नोस होता है तुरंत परहेज कर लो, ठीक है? तुरंत आप रेस्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लीजिए और आपका मेडिसिन मिनिमल हो जाएंगी या ना के बराबर, जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से मेडिसिन की। लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंट करता तो नहीं ना। पेशेंट तो क्या करता है, जो खा लेता है दवाई, दवाई खाने के बाद में जब कुछ प्रॉब्लम आती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर दवाई बढ़ा देते हैं, दवाई बढ़ती चली जाती है। मैंने इनमें क्लास बताया था आपको। देखिए, मेटफॉर्मिन ऐसे करके था कोर्स, मेटफॉर्मिन, ग्लिमेपेराइड, ठीक है, और पायोग्लिटाजोन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ये सारे आने के बाद फिर सबसे लास्ट में जो डेपा आ गया। डेपा के बाद में भी आपका जो फिर नहीं समझ में आया तो फिर इंसुलिन दे दिया। ओके। इस तरीके से हमारे पास क्या है कि दवाई के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। ओके। और मेडिसिन का बस जो ओल्ड लेवल है वो लेवल से ऊपर वाली दवाई चल जाती है।
तो समस्या ये है, अगर अब जो ऊपर वाली जो मेडिसिन चली है तो फिर उस पे नीचे वाली दवाई काम नहीं करती है। अब जब नीचे वाली दवाई काम नहीं करेगी तो भैया उस पर परहेज कैसे काम करेगा, सोचने वाली बात है। ओके, तो परहेज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और पेशेंट्स के पास सब्र होता नहीं है। तो इसीलिए परहेज का सीन ऐसा है, अगर कोई पेशेंट 10 साल 15 साल पुराना पेशेंट है तो उसको परहेज करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई तुम 20 साल से दवाई खा रहे हो, 20 साल के पेशेंट हो, क्या आपको 2 दिन के अंदर परहेज से ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, ठीक है? क्योंकि आपने अपनी पूरी फिजियोलॉजी बिगाड़ चुके हैं। आप अपनी पूरी स्ट्रक्चर जो है, एनाटॉमी जो स्ट्रक्चर होती है पैंक्रियाज वगैरह की, वहाँ की सेल्स वेल्स जो सब गड़बड़ हो रही है, दवाई खा खा के उसके साइड इफेक्ट झेलते फिरते हो। तो आपको डे वन में रिलीफ नहीं होगा परहेज से। परहेज का क्या सीन है, अगर आप 20 साल बाद दवाई खाने के बाद में परहेज पे आते तो उसको समझ लो कि आपको कम से कम 2 साल 1 साल तो देना पड़ेगा, ठीक है? जब 20 साल खा ली तो एक 21 1 साल और खा लो, ओके? लेकिन साथ में परहेज कर लीजिए। और फिर क्या है, फिर दवाई का डोज थोड़ा टेपरिंग में कम करना होता है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है। सो काम की बात करते हैं। ये तो खैर मैं तरीके बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट्सों में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। पेशेंट सोच रहे हैं कि भैया मैं आज डाइट परहेज करूंगा, 20 साल से गोली खा रहा था, मैं आज परहेज करूंगा। पेशेंट जो सोच रहे हैं कि उनका आज ही दवाई हट जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेडिसिन की ने आपकी जो फिजियोलॉजी पूरी चेंज कर दी, पैथोलॉजी चेंज हो गई है। ओके, सो उन पेशेंट के लिए थोड़ा सा सब्र करना जरूरी है। सो थोड़ा सब्र करो, मेडिसिन हटेंगी लेकिन एक तरीके से। ओके, तब तक वो खाते रहो जो भी खा रहे हो। सो ये तो खैर इनका होगा, लेकिन अब हम बात करते हैं उन पेशेंटों के लिए। वैसे मुझे जो है ना बता देना चाहिए कि ये किस पेशेंट के लिए है, ठीक है? क्योंकि पेशेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें क्या हुआ, मरीज जो है कहते हैं जी हम ये है, सबका अपना अपना केस होता है। तो भाई ऐसा है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है दवाइयों के साइड इफेक्ट आपकी जानकारी होनी चाहिए, दवाई के साइड इफेक्ट की, और जिसके मिनिमल साइड इफेक्ट हो वो मेडिसिन खाओ। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है उसकी दवाई खा रहे हो तो उसको कम टाइम तक खाओ, ठीक है? ये नहीं है कि उसको आप जो है साल दर साल खाते जा रहे हो, तो वो आपको जो है पिछली वीडियो की तरह प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके, सो काम की बात करते हैं। तो देखिए मैं अब जो लाया हूँ आपके लिए थोड़ी सी मेडिसिन नई नई सी हैं। तो मेन तो इंसुलिन है ही आपका। अब हम इस वीडियो में 4 तरह की मेडिसिन की बात करेंगे। एक तो इंसुलिन होता है, ठीक है? और 3 मेडिसिन और बच गई थी, 3 क्लास उसमें क्या, एक है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एक है आपका GLP-1 RA, ठीक है? और एक है आपका मैग्लिटिनाइड्स। ये 3 तरीके के जो मेडिसिन और ऐड करनी है उसमें इंसुलिन वाले में, मतलब इंसुलिन के साथ में। इनके सबके साइड इफेक्ट हम बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं। साइड इफेक्ट में सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं। ओके, तो इंसुलिन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट आपको सबको पता है कि इंसुलिन भैया शुगर को डाउन करता है। तो इंसुलिन लेने के बाद क्या होगा, हाई सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट के जो सिम्टम्स आ जाते हैं वो डिजीनेस, वीकनेस, बहुत ज़्यादा क्या नाम है आपका जो रैपिड हार्ट बीट हो गया, ठीक है? और टायर्डनेस हो गई, चक्कर आ रहे हैं, ये बॉडी कांप रही है, ये सब साइड इफेक्ट इसके जो है हाइपोग्लाइसीमिया के हैं, जब शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 60-65 के आसपास पहुंच जाती है पेशेंट की। ये तो इसका मेन साइड इफेक्ट किसका, इंसुलिन का हो गया। बाकी इसके बाद क्या है, ये इंसुलिन का हम लगाते हैं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगाने की वजह से क्या है, इंसुलिन उस साइट पर जहां इंजेक्शन लग रहा है वहां पर थोड़ा इचीनेस, रेडनेस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक। और एक इंजेक्शन साइट पर भी साइड इफेक्ट का एक और बताऊंगा। एक चीज होती है जैसे कि आप इंसुलिन का जो सीरीज वो लगाते हो आप, जो है जैसे कि मोस्टली लेंटस आता है जो भी है, तो पेट में इंजेक्शन लगा रहे हैं आप सब, तो इंजेक्शन साइट पर ये क्या कर सकता है, इंसुलिन जो है वो लिपोडिस्ट्रोफी कर सकता है। मतलब क्या कि या तो वहां का लिपिड जो कम हो गया, ठीक है, या लिपिड बढ़ गया है। जब लिपिड कम होता है तो उसे बोलते हैं लिपो एट्रोफी, और जब लिपिड बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं लिपो हाइपोट्रोफी। ओके, तो दोनों केस है। मान लिया जैसे कि आप एक जगह इंजेक्शन लगा रहे हो, आपने कल भी वही जगह इंजेक्शन लगाया सेम साइट पर, परसों भी लगाया, तो क्या होगा, उस जगह पे क्या होता है, एक गड्ढा टाइप का पड़ जाता है। मतलब वहां की जो सेल्स है, वहां का जो फैट है वो गायब हो गया, कम हो गया। तो क्या हो गया, वहां पर एक पिट लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है? इसे बोलते हैं लिपो एट्रोफी। ओके, और सेकंड वन क्या कि मान लिया सपोज करो कि वहां पर क्या करा, वहां पर फैट की गांठ सी बन गई है, ठीक है, गांठ सी छोटी सी, तो उसको बोलेंगे हम लिपो हाइपरट्रोफी। तो ये भी एक साइड इफेक्ट इसका इंसुलिन का इंजेक्शन का आता है। और बाकी साइड इफेक्ट इंसुलिन के वैसे वेट गेन आ सकता है, और आपको पता है हेडेक आ सकता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म यूज में ये किडनी पर लोड डालेगा ही डालेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो है एडिमा हो सकता है। ओके, एडिमा मतलब क्या है कि आपका जो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक, फ्लूइड रिटेंशन करता है।
ये क्या करता है, सोडियम का और जो फ्लूइड का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको मतलब बॉडी के अंदर रिटेन कर देता है, बाहर निकलने नहीं देता। तो फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से क्या होता है, आपका जो स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। ओके, ये भी इसका साइड इफेक्ट आता है। और लीवर पे भी होता है, तो लीवर और रीनल इम्पेयरमेंट दोनों ही करा सकता है इंसुलिन। तो ये इसके जो है कुछ साइड इफेक्ट थे जो हमने आपको बता दिए इंसुलिन के। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड मेडिसिन। तो सेकेंड मेडिसिन हमारे पास में है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अब आपको नाम से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन साल्ट के नाम से पता चल सकता है। जैसे इसमें होता है एकारबोज और मैग्लिटोल मिग्लिटोल, तो साल्ट हैं जिस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। एकारबोज कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर चला देते हैं। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो होता है वो क्या करता है, वो जो इंटेस्टाइन होती है आपकी, इंटेस्टाइन से मतलब ग्लूकोज का अपटेक कम कर देता है, एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। एब्जॉर्प्शन कम कर कैसे करेगा, ऐसा करेगा एक्चुअली क्या कि जो हम स्टार्च खा रहे हैं तो स्टार्च कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ठीक, तो वो उसके कन्वर्जन को रोक देगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो फिर वो शुगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। शुगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि ये एक सपोर्टिव थेरेपी कह सकते हो, क्योंकि इसको मेन उसमें नहीं ले सकते, क्योंकि इंसुलिन तो वहाँ पर गड़बड़ हो ही रहा है। तो ये सिर्फ इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है आपका, सिर्फ उसको आपका एब्जॉर्प्शन रोक रहा है। ओके, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में, तो लेकिन एब्जॉर्प्शन उसका माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो माउथ से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन शुरू हो रहा है, तो माउथ वाले को तो कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ इंटेस्टाइन वाले को कंट्रोल करेगा। तो इसको इसीलिए क्या है, इसको सपोर्टिव थेरेपी में यूज करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिसिन यूज करी जाती है। ओके, तो ये है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, साइड इफेक्ट सिंपल कॉमन सी बात है, भैया इंटेस्टाइन पर काम कर रहा है तो इंटेस्टिनल ये समस्या करेगा। और इंटेस्टिनल समस्या क्या कर सकता है, ये सीधी सी बात है, डायरिया करवाएगा। ओके, डायरिया कराएगा। और आईबीएस होता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो करा सकता है। और कोलोनिक कैंसर करा सकता है। ठीक है, कोलोन में कैंसर हो सकता है। ऐसे सब जितनी भी इंटेस्टाइन की जो बीमारी है, आंतों की बीमारी, वो सारी मतलब उसमें रोल पैदा कर सकता है। ठीक है, क्रैम्पिंग हो सकती है। और एक काम और कर सकता है, मेटफॉर्मिन बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है ये। ठीक है ना, मतलब अगर मेटफॉर्मिन के साथ देंगे तो मेटफॉर्मिन बॉडी के अंदर काम नहीं कर पाएगी। ठीक, जिसको मेटफॉर्मिन के साथ हमको नहीं देना है। ठीक, एग्जाम्पल एकारबोज। ओके, लेकिन मार्केट में चलती है, डॉक्टर देते हैं, कोई नहीं, तो वो पेशेंट तो बना रहेगा कि दिक्कत है नहीं। और एक साइड इफेक्ट इसका और हो जाता है, एक होता है सिरोसिस। तो सिरोसिस में भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर सिरोसिस पेशेंट को है तो आपका जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का काम हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स जो होता है एग्जाम्पल जैसे कि नाटेग्लिनाइड और रेपेग्लिनाइड, ये मैग्लिटिनाइड के दो एग्जाम्पल हैं। तो जो मोड ऑफ एक्शन है, जो बीटा सेल्स होती हैं उससे इंसुलिन को सिक्रेट करवाएगा। ठीक है, कि सल्फोनिल यूरिया करते हैं। ओके, सल्फोनिल यूरिया में जैसे हमारे पास में होता है ग्लिमिपेराइड, तो ग्लिमिपेराइड की तरह काम कर रहा है, तो ग्लिमिपेराइड की तरह साइड इफेक्ट होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा और हिम्पैटिक एम्पेयरमेंट हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट बिल्कुल ग्लिमिपेराइड वाले साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये था मैग्लिटिनाइड। ठीक, इसके बाद जो साल्ट आता है वो साल्ट आता है आपका द लास्ट वन, वो आता है GLP-1RA। इसका आता है क्लास आती है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसका जो फुल फॉर्म आता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो ग्लूटाइड के नाम से आते हैं। ग्लूटाइड मतलब जैसे डूला ग्लूटाइड, सीमा ग्लूटाइड, लीरा ग्लूटाइड, एक्जिना ग्लूटाइड। तो ग्लूटाइड इसके जो है, जो एक तरीके से ब्रांच कर लेते हैं। ओके, सो ये सारे इसके हैं GLP-1RA के। अब मोड ऑफ एक्शन क्या, मोड ऑफ एक्शन सीधा सीधा क्या कि बीटा सेल से इंसुलिन को सिक्रेट करवाएगा और ग्लूकागोन का जो सिक्रेशन है उसको कम करवा देगा। जो अल्फा सेल होती है पैंक्रियाज में, ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। ठीक, और क्या करा सकता है, GLP-1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कराता है। और एक काम और कराता है, ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है उसको स्लो डाउन करता है। मतलब क्या होता है, आपने शुगर खाना खाया तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जो भी है, आपका जो स्टोमक को जल्दी खाली नहीं करवाएगा। ठीक है ना, जल्दी खाली नहीं करवाएगा तो क्या होगा, खाना वहीं पड़ा रहेगा स्टोमक के अंदर। ठीक है, वहां पर एक काम करेगा जिसकी वजह से कम कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाएगी और कम आपका जो है शुगर आपको बनेगी। ये इसका एक तरीका है, लेकिन इसको भी सपोर्टिव थेरेपी पे यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट हैं। इनफैक्ट इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। ओके, अब साइड इफेक्ट में गिनाने लग जाऊँ आपको, देखो GI डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये तो सबको पता है। जब भाई सीधी सी बात है, पेट में खाना रखेगा तो GI डिस्टर्बेंस तो होना ही होना है। ओके, और आपका वेट लॉस करवा देगा ये। ओके,
वेट लॉस करा देगा, और पैंक्रेटाइटिस एक बीमारी होती है वो भी करा सकता है, और कई सारे साइड इफेक्ट इसके हैं। एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी करा सकता है, ठीक है, और चेहरे पर रिंकल्स ला सकता है, और आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है, बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ा सकता है, और सबसे लास्ट वन जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट इसका लग रहा है डर वाला, वो क्या है, ये थायराइड कैंसर करा सकता है। ओके, थायराइड कैंसर, ठीक। एक्चुअली इसके अंदर ऑन्कोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो खतरनाक खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है, हाँ। तो इसको तो नहीं देना चाहिए कायदे में, तो है ना। तो GLP-1, अब पता नहीं लोग बाग डॉक्टर चलाते भी हैं, एक्जिनाटाइड करके एक दवाई है वो ज़्यादा चलती है, मैंने देखा पेशेंटों में, है ना। लेकिन साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट तो खैर अब कौन देख रहा साइड इफेक्ट, ठीक ना। सो ये हमारे पास में 4 क्लास थी जो हमने इसमें कवर करा दी हैं, ठीक है। इंसुलिन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, मैग्लिटिनाइड्स और आपका GLP-1 RA। ओके, ये चारों मेडिसिन हमारी जो है साइड इफेक्ट क्लियर हो चुका है। तो ये था आपका जो इनका साइड इफेक्ट। लेकिन अब 100 बातों की एक बात ये है भैया, क्या है कि भैया अपना खान पान सुधारो, ठीक है। अपना खान पान सुधारोगे और दवाइयों पे डिपेंड ना रहो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक। और जो मेन बात है, मेन बात ये है कि जो पेशेंट नए नए बने हैं, ताज़ा ताज़ा बने हैं, उनके लिए तो मैं सबसे बेस्ट सलाह दूंगा कि आप मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहो मत। आप सिर्फ और सिर्फ डाइट कंट्रोल करो, आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेटफॉर्मिन तक भी नहीं पहुंच पाओगे, ओके। और जो पेशेंट 10 साल 15 साल पुराने हैं, उनके लिए मैं एक थोड़ी और सलाह देना चाहता हूँ। उनका सलाह ये है कि आप परहेज करो, जो परहेज मैंने पिछली वीडियो में बताया था। परहेज तो मैं बता दूंगा, वो परहेज जो भी बताया था वो सारा सारा परहेज आपको करना है, लेकिन 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 आपको अपनी मेडिसिन एकदम नहीं हटानी है। अगर आप एकदम से मेडिसिन हटाओगे तो आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी। तो बेटर है कि आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है आप उस मेडिसिन को साथ चलाओ, उसके साथ में आप जो है परहेज करो, डाइट रेस्ट्रिक्शन करिए, ठीक है। और धीरे 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 1 हफ्ते तो कम से कम परहेज करो और दवाई खाओ वो वाली। उसके बाद में जब आपका देखो कि शुगर थोड़ी कंट्रोल हो रही है, तब उस दवाई की डोज जो है आपका कम करो। सडनली अगर डोज कम करोगे तो वो आपको नुकसानदायक हो जाएगा, ओके। ये एक रिपीटर्स पेशेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो 10-20 साल से दवाई खा रहे हैं, ओके। और जहाँ तक परहेज की बात है, परहेज में पिछली 10 वीडियो में बता चुका हूँ और दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, शुगर के पेशेंट के लिए परहेज। और परहेज क्या है, सीधी सी बात है, रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना है, सुबह के 8 तक, रात के 8 से सुबह के 8 तक ओवरनाइट फास्टिंग रखनी है, 12 घंटे कम से कम, 13-14 घंटे की हो जाए तो और अच्छी बात है, ओके। और डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं, दूध नहीं पीना है, दूध के सारे बने प्रोडक्ट नहीं पीने। देखिए खास तौर पर उन पेशेंट के लिए जो पेशेंट 20-20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, उनके लिए सबसे मेन चीज बताऊं आपको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, दूध डेयरी प्रोडक्ट कट कर दे रहे हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ वो घी बंद नहीं कर रहे हैं। अब घी वो रोटी पे लगा खा रहे हैं, और डेयरी प्रोडक्ट दूध बंद करा, घी रोटी पे लगा खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो साइड इफेक्ट आएगा। तो ये चीजें, जब डेयरी प्रोडक्ट बंद करवाया तो डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से कट करना है। चीनी बंद करवाई तो चीनी पूरी तरीके से कट कर दो। चीनी का मतलब ये नहीं है कि आप जो शुगर फ्री टैबलेट खाओ, नहीं, वो भी उतना ही काम करेगी, थोड़ा मोड़ा 19-20 का फर्क आएगा बस, ओके। तो शुगर फ्री टैबलेट नहीं लेनी है चीनी की, और चीनी का यूज नहीं करना है, और डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं, और नॉन वेज कट करना है। और आपको जो है लंच में और डिनर में, लंच और डिनर करने से कम 20-25 मिनट पहले आपको क्या करनी है, फुल प्लेट सलाद लेनी है, ठीक। सलाद फुल प्लेट होनी चाहिए, अच्छी खासी सलाद होनी चाहिए, उसको पहले खाओ, निपटाओ, उसके बाद में आप जो रोटी सब्जी खाओगे, ओके। ठीक, रोटी भी खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो। अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो आटा जो है वो मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकता है। सब्जी में सारी सब्जी खा लो, सिर्फ आलू चावल को छोड़कर। पेशेंट के लिए जिनकी ज़्यादा शुगर बढ़ रही है, जिनकी शुगर नॉर्मल है, हल्की फुल्की बढ़ रही है, प्री डायबिटिक है, उनको आलू चावल का कोई परहेज ना, ऐसा खा सकते हो, ठीक। जिनकी ज़्यादा शुगर बढ़ रही है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं रही, उनके लिए है आलू चावल का परहेज, ओके। और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन ये है कि सुबह को नाश्ते में आप क्या करो, रात को भिगे हुए काले चने आप जो सुबह नाश्ते में बॉईल करके उसमें मिर्च मसाला डाल के चाट बना के खाओ, और फ्रूट्स सारे खा सकते हो। फ्रूट्स खाने का मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा, दिन में कोई फ्रूट खाओगे वो नुकसान करेगा, खाली पेट चनों के साथ में फ्रूट्स खा सकते हो। और फ्रूट्स में भी मैं बताऊँ, शुगर के 4 फ्रूट्स होते हैं, कीवी, नाशपाती, अमरूद, ठीक है, और जामुन। समझ रहे हैं, ये 4 फल आप बिल्कुल खा सकते हो, ये 4 फल किसी भी टाइम खा सकते हो। बाकी नाश्ते में तो आप कोई भी फल खा लो, अगर आप जो ओवरनाइट फास्टिंग कर रहे हो 12 घंटे की, तो ठीक है। और रात को 8 बजे तक खाना खा लिया है, ठीक। और नाइट में दूध नहीं पीना है, ओके। और फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ा दो,
कम से कम आधे घंटे की फ्री फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। रात को खाना खाने के बाद टहलो, बाकी मॉर्निंग में टहलो मत टहलो अपनी मर्जी है। ठीक है, सो ये था हमारा जो है शुगर का सारा सारा खेला। ओके, सो आज की वीडियो लंबी हो गई है, शॉर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।